हेलो दोस्तों। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मानव नेत्र, वो उसकी संरचना कैसी है, वह कैसे कार्य करती है और उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इस लेसन से कुछ जो छूटे हुए तथ्य हैं उनको हम प्रश्नों के माध्यम से भी देखेंगे और पीछे जो पढ़े हैं उसको भी रिवाइज करेंगे। और इसके बाद एक और टॉपिक किया जाएगा, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया जाएगा और तब जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा, जो मानव नेत्र दोष से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो कल हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो फोकस दूरी को, लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं, जिससे कि दूर की वस्तु हो या पास की वस्तु हो, सबका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बने, यही समंजन क्षमता होती है। तो इसको आप लोगों को परीक्षा में ये छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं और अच्छे नंबर देते हैं, बहुत कम लिखना है, बस आपको लिखना है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है इसमें सिलेरी मांस पेशियों द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी को इस प्रकार बदलना कि दूर या पास सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, समंजन क्षमता कहलाती है। इस प्रश्न में इतना सिर्फ लिखना है। आगे है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? तो ये वह मिनिमम दूरी, अब यहां पर देखिए वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कितना है नहीं पूछ रहा है, यही थोड़ा थोड़ा बात को आपको समझना है। फटाक से बच्चे क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। आपसे मात्रा नहीं पूछ रहा है कि वो कितनी है, मतलब उसका क्या है। तो यह न्यूनतम, ये वह न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सके, स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी कहलाती है। बस इतना। और इसका वैल्यू होता है, यही होता है d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो सिर्फ ये लिखना इस प्रश्न के लिए सही नहीं है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि है क्या, क्या मतलब आप समझ रहे हैं। आगे आते हैं हम लोग, प्रश्न देखते हैं
निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा। तो यहां पर आपको हालांकि रे डायग्राम नहीं पूछा गया है कि रे डायग्राम दिखाइए, जब वो कहेगा तब रे डायग्राम दिखाइए। यहां से पूछा गया निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है भाई इसका, और ये उसी का फिर ये निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार, ये दोनों प्रश्न एक ही है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, हमको देखे थे हमारा वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो था, तो अनफॉर्चुनेटली जो इंक का वो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। फिगर से तो स्पष्ट हो रहा है, मेरा लेक्चर भी देखेंगे उससे आप लोग नोट कर लेंगे, लेकिन ये जो लिखा हुआ था उसका वो स्पष्ट दिख नहीं रहा था, या मैंने देखा था, तो उसको थोड़ा कंसीडर करिएगा यहाँ पे। इसलिए मैं इस प्रश्न में लिख भी दे रहा हूं उसको। तो निकट दृष्टि दोष क्या है भाई, तो वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को, जिससे पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निवारण क्या करते हैं भाई, तो निवारण हेडिंग देके बस आप लिख दीजिए, निवारण क्या करते हैं इसमें, तो इसमें चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात लिखना है। तो अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न देखिए अब आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो अभी हम लोग इसके पहले देखे थे, इस वाले प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में क्या देखे थे कि ये देखिए 18 में, 12 में, फिर इधर भी कभी वो, और ये इसके पहले भी बहुत सारे सालों में पूछा हुआ है। और अब इसको देखिए ये भी 11 में, 15 में, मतलब अक्सर किसी न किसी साल, यदि हम पूरे लेसन को देखें तो इतना कम पढ़ के और इस लेसन में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है, इसलिए इसको ध्यान देके पढ़ना है। आगे चौथे प्रश्न में, इसमें भी बस ये दूरदृष्टि दोष क्या है, तो जरा उसको करिए। ठीक इसके उल्टा, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो बस ये लिख देना है आपको, वह दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, क्या होता है इसमें, तो एक्चुअली क्या होता है, दूर, यहां देख क्या लिख रहे हैं, दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपकी आंख में कौन सा लेंस है सोचिए जरा, तो आपके आंख में है उत्तल लेंस,
और दूर की वस्तुएं जो आती हैं तो ऐसे होता है ना, इसमें देखिए इस तरह से होता है, ये दूर से जो वस्तुएं आ रही हैं अनंत से, उसका प्रतिबिंब यहां पर कहां बन जाता है, आपके फोकस पे बन जाता है, फोकस पे बन जाता है। तो यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि नजदीक की वस्तु जब आती है तो उसका प्रतिबिंब तो इसके पीछे जाएगा, और वो पीछे जाता है तो इतना पीछे चला जाता है कि उसको आंख यदि समायोजित नहीं कर पाती है तो रेटिना के पीछे चला जाता है। तो इसमें वही एक लाइन, अभी हम फिगर दिखाएंगे आपको, इसमें यही एक लाइन जोड़ देना जरूरी होगा कि इसमें नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। अभी जब और सब दिखाएंगे तो उसमें आपको डिस्कस करके ये दिखा भी दें आप लोगों को पहले इसको, ये दोनों के बारे में यहां दिखा दें जरा आपको। ये देखिए यहां पे क्या है, ये नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब, ये दोनों फिगर को देखिए, देख के समझिए इसको क्या हो रहा है इसमें। अच्छा पहले यही देखिए जो सबसे बाद में भी आया है, तो यहां पर देखिए ये वाला, हाँ ये है नजदीक की वस्तु, दूर दृष्टि दोष की बात कर रहे थे हम लोग, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो एक्चुअली देखिए इसका क्या है कि 25 सेंटीमीटर तक हमको देखना चाहिए, जो निकट बिंदु है, रेंज हमारे आंख का है 25 से कहां तक, 25 से अनंत तक, यस। तो ये 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब देखिए इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर पीछे चला जा रहा है, रेटिना के पीछे, यह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो यही दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखाया गया है, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब ये नहीं देख पाती। यहाँ क्या दिखाया गया है, इसका नजदीक बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर ना रह करके यहाँ की तक आया है, मतलब वो इतने दूरी की 25 से पीछे कहीं पे है, जो भी हो 40 हो 35 हो, उस वस्तु को तो देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे जब वस्तु आ रही है तो उसको वो नहीं देख पाएगा। तो दोष यही है, यही दोष है, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, रेटिना के पीछे। और इसका निवारण करने के लिए दो तरह समझ सकते हैं, या तो ये जो दूर जा रही है यदि कोई दूसरा लेंस हो जो उसको कन्वर्ज कर दे तो ये यहाँ पे आ जाए, और कन्वर्ज करने वाला लेंस वही उत्तल लेंस होता है जिसका नाम कन्वर्जेंट लेंस भी होता है, अभिसारी लेंस। तो ये लेंस यहाँ पे जब लग जाएगा तो वास्तव में इसका वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो इसको ये नहीं देख पा रही है आंख हमारी, उसको ये लेंस क्या करेगा, उसका पहले प्रतिबिंब वहां बना देगा जहां तक ये देख पा रहा है, और अब इस प्रतिबिंब का फाइनल प्रतिबिंब आंख के द्वारा यहाँ रेटिना पे बन गया। तो निवारण में यही, इसके निवारण में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। और जो ये वाला प्रतिबिंब है, इसमें क्या है भाई, ये देखिए नजदीक की वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ठीक ठाक बना है, रेटिना पे बना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और निकट की अच्छी दिखाई देती है वो होता है निकट दृष्टि दोष। और उसको, उसके निवारण के लिए यदि लाइट रेज को थोड़ा डाइवर्ज करने वाला कोई मिरर आ जाए, लेंस आ जाए, तो इसको यहाँ पे पहुंचा देगा। तो वही डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस क्या हो गया, चश्मे में लगा दिए, जिससे या तो ये कहें कि ये जहां तक दूरस्थ बिंदु उसका जो अनंत होना चाहिए वो ना होके, हो सकता है 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर तक देख सकता हो और उसके पीछे का नहीं देख सकता है। तो ये अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएगा, वहां बनाएगा जहां उसका दूरस्थ बिंदु आ गया है। तो उसका दूरस्थ बिंदु पे इस अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया और इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन जाता है यहां पर। तो ये हो गया आपका कौन सा दोष, दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा हो गया, निकट दृष्टि, ठीक है।
तो ये फिगर ये इसके पहले वाले टॉपिक में दिखाए थे। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि हमारा टारगेट सिर्फ कुछ प्रश्नों को हल कराना नहीं, बल्कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपके इस लेसन को रिवाइज कराना मेरा उद्देश्य है। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे करते हैं भाई। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करके। तो जब भी ये लेंस में कंफ्यूजन हो ना कौन से लेंस का प्रयोग करना है, तो आप एक बार परिभाषा, कारण, इन सब चीजों पे जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे 5वें प्रश्न में आते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। तो वही अभी जो आया था कि निकटतम कितना दूर तक देख सकता है, वो निकट बिंदु है, और दूरस्थ कितना दूर तक देख सकता है, वो कितना है। स्वस्थ आंख के लिए इनकी स्थितियां क्या हैं। तो निकट बिंदु कहां पर है भाई, 25 सेंटीमीटर है, और दूर बिंदु कहां है, ये अनंत है। यहां से अनंत तक आप लोग सूर्य को देख पाते हैं ना, तो इसी वजह से देख पाते हैं कि ये जो हमारा विजन है उसका रेंज 25 सेंटीमीटर से लेके और अनंत तक है। अगले 6ठे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्ण विक्षेपण नहीं पूछ रहा है, बल्कि कारण स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। और साथ में 7वें प्रश्न को भी देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। दोनों क्वेश्चन के अंतर को देखिए, ये वर्ण विक्षेपण क्या है ये पूछ रहा है, और ये कारण पूछ रहा है। तो ये दोनों, अच्छा, उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है पहले तो ये जाने हम। और ये एक्चुअली जिसको हम लोग श्वेत रंग जानते हैं, जैसे अभी जो प्रकाश आ रही है, वास्तव में वो श्वेत रंग कोई शुद्ध रंग नहीं है। श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से होके जाती है, तो यहां ऐसे देखिए, पहले इसको 6ठे और 7वें क्वेश्चन के लिए देखिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एक साथ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए, कारण में पहले इसको वर्ण विक्षेपण क्या है वो देखिए। तो ये रहा आपका प्रिज्म, और जब कोई प्रकाश किरण यहां से आएगी तो इसको जाना तो चाहिए सीधे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये वैसे ना जाकर के क्या हो रहा है, इधर हवा है और इधर कांच है, तो ये किधर मुड़ेगी, तो ये अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। तो ये थोड़ी सी इधर की तरफ झुकती है, और फिर जब यहां आ रही है तो अब इसको जाना चाहिए था सीधे, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये थोड़ी सी अभिलंब से दूर, तो और ये थोड़ी सी इधर आ जाती है। तो इस तरह से 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है किसका, प्रकाश किरण का, जब वो प्रिज्म से होकर गुजरती है। अब उसमें फिर क्या होता है, ये जो इसको कहते हैं विचलन कोण। यहाँ पे जो इसकी शुरुआत की दिशा थी, शुरुआत की दिशा, और ये इसकी निर्गत दिशा, इसमें जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है इसका निर्गत कोण, विचलन कोण, सॉरी विचलन कोण। तो विचलन कोण का जो मान है, या ये कहें कि ये कितनी झुकेगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि ये उसका तरंग दैर्घ्य कितना है, और ये भिन्न, या उसका अपवर्तनांक कितना है। और ये जो अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो श्वेत रंग में 7 रंग मिले हुए हैं, और उन सबके अपवर्तनांक, ग्लास एक है लेकिन अपवर्तनांक सबके भिन्न भिन्न है। अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने की वजह से इनके विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है। तो जब इससे गुजरेगी तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलेगा, और इसलिए किसी का विचलन, किसी रंग का विचलन सबसे कम होगा, और किसी का उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा, और किसी का सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विचलन रेड रंग का होता है, सॉरी वायलेट रंग का, और सबसे कम विचलन रेड रंग का। तो एक पट्टी अभी दिखाएंगे आपको, पट्टी दिखती है, और ये 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, ये रहा, ये बैंड दिखता है इसका। सबसे ज्यादा विचलन किसमें दिख रहा है, वायलेट कलर में, और उस सबसे कम विचलन किसमें दिख रहा है भाई, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, जिधर प्रकाश किरण जानी चाहिए थी। सबसे कम विचलन रेड कलर में, और यही यहां पर ये विबज्योर, इसको याद रखिएगा, विबज्योर,
विबज्योर जरूर याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विचलन किसमें होता है, सबसे कम विचलन किसमें होता है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसका ही विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन अपवर्तनांक के कारण है, बहुत सिंपल सा याद करना है कि विचलन अपवर्तनांक के कारण है, तो जिसका जितना ज्यादा विचलन उसमें इसका मतलब उसका उतना ज्यादा अपवर्तनांक। तो विबज्योर तो याद करना आसान है, VIBGYOR, वो जहां पे दिया हुआ है इस फिगर को याद रखिएगा। और सबसे कम इसका ये रेड रंग का हो गया, इसका अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग अब फिर वापस उसमें चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, वर्ण विक्षेपण ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए और इसका कारण। तो ये 3 बातों का प्रश्न नंबर 6, 7 का जवाब एक साथ हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए 6 और 7 का जवाब, वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण तो लिखना कितना, इतना मैं समझाने के लिए आपको समय दे, लिखना कितना है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है, तो वह 7 रंगों की पट्टी बनाती है। इस पट्टी को श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भाई, इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ध्यान रखिए, उस पट्टी को श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कारण की बात करें कि कारण क्या है, तो कारण में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, कारण में ये लिखना है कि श्वेत प्रकाश कई रंगों से बना होता है, सबके लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इसलिए विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होता है। तो बस इतनी सी बातें लिखनी है। ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं कि आप परीक्षा में आपको क्या लिखना है ये जानिए आप लोग।
तब आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे और कुछ प्रश्न है इसमें, उनको भी देख लिया जाए। क्या कह रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है, इसमें पूछा है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है भाई? तो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन सिर्फ इतना लिखना है इसमें कि माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को बिखेर देना, बिखेर देना प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये भी एक्स्ट्रा में लिखना, आप बस उतना लिखिए, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न में है कि यह किस रंग का सबसे कम होता है। तो देखिए प्रकीर्णन की मात्रा जो है ना, वो होती है प्रकीर्णन की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ/4। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो ये रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए क्या होता है? ये मिनिमम होता है, सबसे कम। और बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा। इसीलिए जो रंग है ये इसका आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इसी कारण कि बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, वही फैल के पूरे आकाश को ढक लेता है। अदरवाइज आकाश तो शून्य है, वहां तो कुछ है ही नहीं है। ये माध्यम के ही कण हैं जो हमारे पास यहाँ पे इसको ढके हुए हैं। तो हम जब देखते हैं तो हमको उसका रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए 11 नंबर में कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? वही वो कारण है उसका। और दूसरा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? ये दोनों का आंसर भाई प्रकीर्णन में छुपा हुआ है। दोनों के उत्तर किसमें छुपे हुए हैं भाई? दोनों के उत्तर फिर बताइए किसमें छुपे हुए हैं? प्रकीर्णन में। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए नीला रंग दिखाता है, बैगनी और बैगनी से जस्ट ऊपर वाले जो रंग है। और जो लाल रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सूर्यास्त के समय और उसके समय इसका नीला रंग क्यों हुआ भाई? क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे, अभी क्या लिखे थे, सबसे ज्यादा होता है। ये कारण है नीला रंग दिखने का। और सूर्यास्त और इसके समय कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन, इतना ही लिखना है आपको, प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य दूर होता है तो केवल लाल रंग ही
हम तक पहुंच पाता है। ये कारण है। 11 नंबर प्रश्न का है ये। माय गॉड, एक क्वेश्चन यहाँ कैसे मिस है? नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है 12 के बाद। चलिए ठीक है, जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कम होने के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय समय सूर्य दूर होता है, तो केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, बाकी रंग पहुंच ही नहीं पाते हैं हमारे हम तक। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13, रात में दिखने वाले सिग्नल लाल रंग क्यों? इसीलिए कि लाल रंग हमारे पास तक पहुंच जाए। वो सबसे बाकी रंग प्रकाश कम होने की वजह से कम होगा, लाल रंग स्पष्ट दिखाई दे, इसीलिए खतरे के निशान या इंडिकेटर वगैरह, तो ये सिग्नल जो भी है ये लाल रंग के बनाए जाते हैं। यहाँ भी प्रकीर्णन ही काम आता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा और क्यों? और प्रकाश, ये तो वही पहला प्रश्न है। तो चंद्रमा का उससे देखने पर भी, चंद्रमा को याद कीजिए, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में चंद्रमा के वायुमंडल में क्या अंतर है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, और जब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश किरणें आती हैं वहां से निकल जाएंगी, उसको प्रकीर्णित करने वाला तो कोई है नहीं, ना प्रकीर्णन होगा ना कोई रंग दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा का मतलब क्या? रात में आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। यदि आपसे कोई पूछे कि रात का रंग कैसा है, तो क्या बताएंगे भाई? रात कैसी दिखती है? तो रात काली दिखती है। तो चंद्रमा से आकाश का रंग भी कैसा दिखेगा? काला दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ऐसा दिखेगा है भाई, आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। लाल से लिख रहा हूं लेकिन ये काला दिखेगा, काला। और क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहां पर क्योंकि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। बस इतना लिखना है इसमें, वायुमंडल नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये फिगर एक बार और थोड़ा सा इसमें वीडियो खत्म करने से देख लीजिए पहले। श्वेत प्रकाश किरण है, यहाँ पर ये दिखा रहा था मैं कि सबसे डेविएशन कम रेड का, तो इसका डेविएशन कम हुआ, यही इसका असली डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन इसका, यही विचलन कोण है। तो यहाँ देखिए, ये रेड कलर के लिए सबसे कम है, मिनिमम है ये, और इस कलर के लिए क्या है? ये मैक्सिमम है। यहीं पे ये भी लिख ही दें, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है म्यू। रेड कलर के लिए क्या होता है? लिस्ट होता है सबसे कम, सबसे कम, और यह सबसे ज्यादा। क्या चीज? अपवर्तनांक वायलेट कलर के लिए। और तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। ये सब क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और हमारा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग इसके फायदे उठा सकें।